गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, अभी जो हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे हम लोग वो तो करेंगे ही, बट अभी आज हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं जो मॉर्निंग में चल रहा है, पॉलिटी उसका, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाए पॉलिटी को ही। तो ये पॉलिटी के अंदर हमने 8 चैप्टर्स कर लिए हैं कंप्लीट, जो मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं उनको मालूम होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। ठीक है, आज मॉर्निंग में ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने डीपीएस पेज को, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़। और अब स्पीड अप भी हो जाएगा, ये जो चैप्टर्स हैं फटाफट से होंगे, वो आपके छोटे छोटे चैप्टर होंगे। बड़े चैप्टर अब 3 ही बचे हुए हैं, उन 3 चैप्टर को हम लोग करेंगे साथ में, बट जो इजी चैप्टर हैं उनको हम लोग पहले कर लेंगे, या फिर कुछ चैप्टर जो स्किप करने हैं, जो नहीं पढ़ने हैं, उनको भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे कि जिनके लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी पढ़ने की, वो आप अपने लेवल पर ही पढ़ सकते हो, या फिर जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेरी वॉइस एंड स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है सभी लोगों को? ठीक है, तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको। जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, फिर उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से हमने किया। ठीक है, जिसमें से हमने स्टेट के बारे में पढ़ लिया, कंट्री के बारे में पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ लिया, एंड डीपीएसपीस के बारे में पढ़ लिया। तो उसके बाद जो चीज़ आती है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ क्या है? सिटीजन के काम, तो सिटीजन को अपनी कंट्री के लिए क्या करना है। जैसे राष्ट्रगान बज रहा है तो खड़े हो जाइए, कंट्री के लिए रेस्पेक्ट रखिए, कंट्री के लिए अच्छी बातें बोलिए, ये कंट्री को डिसइंटीग्रेट करने वाली बातें मत करिए, कंट्री को जिन्होंने इंडिपेंडेंट कराया, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट रखिए। ये सब चीज़ें ही हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये चीज़ भी लिखी हुई है। अगेन वही चीज़ है कि ये भी ऐसा नहीं है जस्टिसेबल हो, लेकिन कुछ कुछ बाउंडेशन इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो उनको हम लोग देखते हैं क्या क्या ड्यूटीज़ है जो हमें करनी चाहिए। करनी चाहिए का मतलब क्या होता है? एडवाइस है, कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अगर उसके अगेंस्ट कुछ करोगे तो बात अलग है, बट अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। सो दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे कुछ पढ़ देता हूँ मैं चीज़ें। दो द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर कोरिलेटिव, राइट्स और ड्यूटीज आपस में जुड़े हुए हैं कोरिलेटिव से, एंड इनसेपरेबल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट्स नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बाद में ऐड किया है। ये लाइन ध्यान कर लो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बाद में ऐड की गई हैं। इन अदर वर्ड, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. However, the incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principle of state policy. Later in 1976, the fundamental duties of citizen were added in the constitution. अब बात कर रहे हैं 1976 में, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ होगा? याद हो जाना चाहिए अभी तक तो, है ना? 42। ठीक है, अब पहले इन्होंने क्यों नहीं जोड़ा था? पहले लोगों को लग रहा था कि यार देखो, इतनी मेहनत से कंट्री को इंडिपेंडेंट कराया है, तो अपने आप ही सिटीजन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और कंट्री के लिए काम करेंगे। लेकिन बाद में फील हुआ कि नहीं, वही लिखी दो, कम से कम बोलने के लिए तो होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद 2002 में इसमें एक और नया फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। इन 2002 द वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड। तो 1976 में तो 10 ड्यूटी आई, और एक जो ऐड और की गई, वो कब ऐड की गई है? 2002 के अंदर। तो जितना हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे मैंने समझा पूरा पैराग्राफ दिया, लेकिन जो चीज़ मार्क कर दी वो आपको याद रखनी है, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखो, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। पहले वाला यूएसएसआर, ठीक है ना? और उस वाले नहीं, पहले, अभी तो वो रशिया हो गया है। ठीक है, पहले जब यूनाइटेड था वो, तब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन वही है। ठीक है, तो कहाँ से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? हमने यूएसएसआर से लिया। नोटेबली नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन स्पेशली कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन।
ठीक है। मोस्टली कंट्रीज मतलब हर जगह कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं सिटीजन्स की, तो वहाँ पे हर जगह लिस्ट बनी हुई है कि ये काम सिटीजन्स को करने हैं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज परहैप्स द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये मार्क कर लो। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज परहैप्स द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड विच कंटेन लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मतलब प्रॉपर एक दिया हुआ है बना के, भाई ये लो, ये काम करना ही है। द सोशलिस्ट कंट्री ऑन द कॉन्ट्ररी गेव इक्वल importance of the fundamental duties and rights। जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज होंगी, तो सोशलिस्ट का हम जानते ही हैं कि भाई उनका इक्वल फोकस होता है फंडामेंटल राइट्स पर भी और ड्यूटीज़ पर भी। सो हमने इस साल वाले जो था ना कंट्री, उसका जो लिखा हुआ ड्यूटीज़ था वो हमने कॉपी कर लिया। देयर राइट एंड फ्रीडम्स वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, यानी हर किसी को ये काम करने हैं और फ्रीडम और राइट्स हम आपस में सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों चीज़ एक साथ ही हैं। मतलब फ्रीडम के साथ ही राइट आता है, राइट के साथ ही फ्रीडम आता है, तो फ्रीडम एंड राइट बोथ आर साइमल्टेनियसली चीज़ें हैं, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से जोड़ी गई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, बस ये नाम ध्यान रख लो। In 1976, the Congress Party set up the Swarn Singh Committee to make recommendation about fundamental duties। अब ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ यही रिकमेंडेशन दी थी या फिर इसने यही फंडामेंटल राइट्स बोले थे, राइट्स तो और भी कई सारे बोले थे ना, फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत सारी बताई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट को जो सही लगी वो उसमें लिख ली गई। तो नाम जो आपको ध्यान रखना है किसकी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये ऐड हुआ है, तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ which was felt during the operation of the internal emergency, और ये असली बात कब फील हुई थी, जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी कंट्री के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये बात की गई कि हाँ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी होनी चाहिए। तो 1975 से 77 के बीच में ये लगाई गई थी इंटरनल इमरजेंसी, और इसी बीच में 1976 में ये रिकमेंडेशन पास की गई और फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज की गई। The committee recommended the inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the constitution। मतलब कमेटी ने तो ये बोला था कि भाई एक अलग से चैप्टर ही बना दो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। It stressed that the citizen should become conscious that in addition of the enjoyment of right, they also have certain duties to perform as well। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक अलग से चैप्टर होगा तो लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे कि उनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि ड्यूटीज़ वो हैं जो सिटीजन को करनी होती हैं। द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड दी रिकमेंडेशंस एंड इनेक्टेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। तो 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने मान लिया और इसको ऐड कर दिया, और अलग से पार्ट नहीं जोड़ा गया, फोर्थ पार्ट को ही फोर्थ ए कर दिया। मतलब फोर्थ पार्ट में तो क्या था, डीपीएसपीस, और फोर्थ ए में क्या ऐड कर दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा डीपीएसपी है, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स के बाद आ रहे हैं और डीपीएसपी के साथ हैं। तो इस बात से समझने को मिलती है हम लोगों को कि डीपीएसपी जितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उतना ही क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जब आर्टिकल लिखने की बात आई तो कैसे कैसे आर्टिकल ऐड किया, तो सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐड किया गया, वो भी कौन सा, 51A। 51 तो पहले था ही डीपीएसपी के अंदर, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 51A। तो जो आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं वो कौन सा है, 51A, और इसमें 10 ड्यूटीज़ पहले थी और 2002 में एक और ऐड कर दी गई, तो कुल मिला कितनी हो गई, 11। कुल मिला के 11 ड्यूटीज़ है जो हमें फॉलो करनी होंगी। The ruling Congress Party declared the non-inclusion of fundamental duties in the Constitution as a historical mistake and claimed that what the framers of the Constitution failed to do by being done by now। और ये अब फिर अपनी अपनी तारीफ करने वाली काम होते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई फ्रेमर्स लोग भूल गए थे, इन्होंने नहीं लिखा, अब हम जोड़ दे रहे हैं, तो हम ये बड़ा भला काम कर दे रहे हैं जो फ्रेमर्स भूल गए थे, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग। Though the Swarn Singh Committee suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the Constitution, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिकमेंडेशन दी थी। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। दो गवर्नमेंट ने और अपनी तरफ से ऐड कर दिया, हालांकि और भी थी, ऐसा नहीं थी कि सिर्फ 8 ही थी। 8 तो वो है जो इन्होंने रिकमेंड की उनमें से ले ली, उसके अलावा और भी थी। सॉरी। इंटरेस्टिंगली सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आ गया कि कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई थी।
बाय द कांग्रेस पार्टी एंड हैंस नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी थी पहली, तो दीज इंक्लूड लिखा हुआ है कौन कौन सी है। द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लाइंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। मतलब कहने वाली बात ये थी कि भाई पेनल्टी देनी पड़ेगी और पनिशमेंट देना पड़ेगा हो, मतलब लगेगा किसी भी पर्सन के ऊपर अगर उसने ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया। अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, साथ में वेलफेयर कंट्री भी है, उन्होंने बोला नहीं नहीं यार ये तो खराब बात है, पेनल्टी क्यों ही लेनी है। मालूम पड़ा राष्ट्रीय गान बज रहा है, आप खड़े नहीं हुए, 50 रुपये निकालो, फाइन कट गया, चालान कट गया आपका, है ना, ऐसा कुछ इन्होंने रिकमेंड किया था। और वही है, मान लो आप लोगों ने किसी कंट्री के फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो आपका चालान भी कट गया, कोई जेल हो गई 5 साल की। तो इस तरह की बात उन्होंने बोली थी कि पेनल्टी भी होनी चाहिए और रिकमेंडेशन नहीं मानने वालों को पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं यार, पनिशमेंट वगैरह नहीं, हम वेलफेयर कंट्री, पनिशमेंट और पेनल्टी वगैरह नहीं लगाएंगे। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो पनिशमेंट और पेनल्टी लगाई जाएगी ना, वो किसी भी कोर्ट में पूछ नहीं सकते आप, किसी कोर्ट में ये नहीं बोलेंगे भैया इन्फ्रिंजमेंट हो गया, बोले लग गई। तो ये भी चीज़ भी नहीं मानी गई कि नहीं ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट वगैरह की बातें हम नहीं करेंगे। ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। और उन्होंने बोला टैक्स पे करना भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब हर इंसान को पे करना चाहिए। अब इंडिया गवर्नमेंट ने उस टाइम सोचा कि यार नहीं यार, कितने ही लोग टैक्स भरते हैं, छोड़ो इसको ड्यूटी नहीं बनाते हैं। मालूम पड़ा फिर ड्यूटी हर कोई ब्रेक कर रहा है, तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर टैक्स वाली बातों को ऐड नहीं किया गया। क्योंकि हमारी कंट्री तो वो कंट्रीज में अभी तक मुश्किल से 18% या 19% लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अभी ये तो अभी हो गया इतना ज़्यादा 18-19%, नहीं तो पहले 2% लोग ही थे, आज से अगर 10 साल पहले बात की जाए तो, या फिर इससे पहले वाली गवर्नमेंट की जब बात की जाए तो सिर्फ 2% लोग टैक्स पे करते थे। अभी तो तब भी बढ़ गया है, तो टैक्स पे को फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं बनाया गया। तो ये तो वो 3 हो गए जिनको ड्यूटीज़ नहीं बनाया गया। अब कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमने बेसिक समझ लिया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, 1976 में लाई गई है। 1976 में आने का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी वाला टाइम चल रहा था वो टाइम है ये, फंडामेंटल राइट के साथ आती वो, उसके बाद जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जब मान रहे हैं बात तो वो DPSP के साथ आ रही हैं। पार्ट 4A है और आर्टिकल 51A है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें याद हो गई है ना, ये MCQs में मेट करने के लिए आएंगी आपकी। अब आते हैं हम लोग बड़े क्वेश्चन पे कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होगी, यानी कौन कौन सी होंगी जो ड्यूटीज़ हमारी हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर इंडिया के सिटीजन, ध्यान रखना सिटीजन के लिए है ये, फॉरेनर के लिए अलग बात करेंगे हम लोग, लेकिन ये है सिटीजन्स के लिए। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी चीज़ों को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इंस्टीट्यूशन जो भी हमारे पार्लियामेंट वगैरह हैं उनकी भी रेस्पेक्ट करनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, हमें प्रशंसा करनी है और तारीफ़ करनी है उन लोगों की, या उनको फॉलो करना है जिन्होंने हमारे कंट्री को स्ट्रगल के टाइम में, फ्रीडम के टाइम में, मतलब उन्होंने इंस्पायर किया, या फिर जो हमें आज भी इंस्पायर कर रहे हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। वही सोवरेनिटी बना के रखनी है, यूनिटी बना के रखनी है और इंटीग्रिटी बना के रखनी है, यानी आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कंट्री की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी वगैरह खराब हो। अगर खराब होती है तो इसके लिए सॉरी पब्लिक रेस्पॉन्सिबल है, तो पब्लिक को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल छोड़ ही देगी, ना कुछ तो कर ही सकती है गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट भी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को डिफेंड करना और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कंट्री के लिए सर्विस, यानी आर्मी में भर्ती हो जाना, ये भी हमारे ड्यूटीज़ हैं। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कुल मिला के हमें कंट्री के अंदर हार्मनी को प्रमोट करना है। हार्मनी क्या होती है? कंबाइंड फीलिंग, मिला जुला तारतम्य,
इसके अलावा किसी के भी साथ मतलब भेदभाव नहीं करना है, ब्रदरहुड को फॉलो करना है, रिलीजियस लिंग्विस्टिक किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और सभी लोग मिलकर रहें और कंट्री की यूनिटी को बनाए रखें। ये सब कुछ बातें हैं। नेक्स्ट क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो भी हेरिटेज है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, अब जाके अपना नाम लिख देना है वहाँ पे। मालूम पड़ा नूब गया और नाम ने लिख दिया नूब ने कि नूब IAS, है ना, ये सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि लिख तो दोगे फिर मिटाने कौन आएगा। नूब सुन रहे हो? हाँ जी नूब। अच्छा ठीक है, आगे देखो। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ए फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी कहने की बात यह है, जो भी नेचुरल हैबिटाट है उसको प्योर बना के रखना, मतलब जो प्योर फॉर्म में है ऑलरेडी प्योर ही रहे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नेचुरल हैबिटाट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, किसी भी तरीके से फॉरेस्ट वगैरह में और लेक वगैरह में पॉल्यूशन को इम्प्रूव नहीं करना है। अपनी तरफ से अपन को बढ़िया काम करने हैं, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें हर चीज़ में तार्किकता, वैज्ञानिकता को ध्यान में रखना है, मानवता को बढ़ाना है, और साथ ही साथ जानने की इच्छा रखनी चाहिए हमेशा मन में। इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जानना और उसमें चेंज करना, ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्ज्योर वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ्टी, गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स है उनको सेफ बना के रखना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, और वायलेंस को बचाना है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट इसका उल्टा मानो आप लोग कि जब भी हमारी कंट्री में मूवमेंट होते हैं, वायलेंस होता है, तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जाता है। जैसे अभी हाल ही की बात है, RRB के लिए जो पंगे हुए हैं बिहार में, तो ट्रेन में आग लगा दी वायलेंस के थ्रू। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को ही लॉस होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, मना किया जाता है ऐसी बातों के लिए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस करके हम अपना ही लॉस कर रहे हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर्स एंड अचीवमेंट्स। यानी हमें लगातार एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, कलेक्टिविटी, मिलजुल के काम करना चाहिए। मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा देश लगातार प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, और हम लोग नए नए कीर्तिमान और नए नए अचीवमेंट अचीव करेंगे कंट्री के अंदर। और हम बढ़ेंगे तो कंट्री भी बढ़ेगा डेफिनेटली, है ना, तो कंट्री का ही भला, हमारा ही भला। दूसरी बात, जो 11वां, ठीक है, जो 11वां पार्ट जोड़ा गया था 42nd के बाद, जब दूसरा अमेंडमेंट किया गया 2002 के अंदर, तो वो कौन सा है, 86 नंबर का है, 2002 में किया गया था। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है ना, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये भी ड्यूटी होगी, और ड्यूटी किसकी होगी है, इसके पेरेंट की होगी, या फिर जो भी उसका केयर टेकर है उसकी ड्यूटी है कि बच्चे को, वो 6 to 14 ईयर वाले बच्चों को एजुकेशन मिले। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है कि हर किसी को एजुकेशन मिल जाए। बस ये हो गए। अब ये फीचर्स बताना चाह रहा है कि फीचर्स क्या है ना। तो फीचर्स में देखो कुछ नहीं, फीचर्स में इतना हमें फोकस नहीं करना कि अब देखो फीचर्स में क्या है। हमारे एक तो फंडामेंटल राइट वाली चीज़ों को लिया गया है, सोशलिज्म वाली बातों को लिया गया है, इक्वलिटी वाली बातों को लिया गया है, मोरल वाली चीज़ों को लिया गया है, और कुछ चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी हुई थी उनको भी मिलाकर हमारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई। तो बस यही यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बोलना चाह रहा है सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज़, ठीक है, कुछ सिविक ड्यूटीज़ होती हैं। मोरल ड्यूटीज़ यानी अच्छे काम करना, देश के लिए अच्छी बात बोलना, अच्छा काम करना, सब कुछ। सिविक ड्यूटी क्या है कि हर सिटीजन के पास जो काम करना है उसको, जैसे नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना है, नेशनल सॉन्ग का रेस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखना करेक्टरिस्टिक का मतलब कि वो किस किस तरह की हैं। तो मोरल हो गया, सिविक हो गया, ठीक है। उसके अलावा माइथोलॉजिकल, ट्रेडिशनल, रिलीजियस, इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली चीज़ें हैं। कुछ फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई हैं, कुछ उनसे डिफरेंट है, और कुछ DPSP से जुड़ी हुई है, और कुछ इससे डिफरेंट। बस अब इसमें पूरा जो हमने ऊपर पढ़ा, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी उससे मैच कर रही हो, फंडामेंटल राइट से या DPSP से, तो हम उसे बोलेंगे वो फंडामेंटल राइट जैसी है या फिर वो DPSP जैसी है ना। इसमें बस रीडिंग करनी है, समझने वाला पार्ट कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी DPSP एंड फंडामेंटल राइट। अगला है क्रिटिसिज्म। जैसे हम लोग जानते हैं हर चीज़ का क्रिटिसिज्म तो होना ही है,
चाहे कुछ भी चीज़ की जाए, कुछ ना कुछ खराबियाँ तो लोग बोल ही देंगे। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो देखिए। द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लाइक द कास्टिंग, वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग एंड सो ऑन। बोल रहे हैं भैया कम लिखी हुई है, ड्यूटीज और लिखो, ठीक है, कि इसमें टैक्स वाला भी पार्ट होना चाहिए, वोट देना भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग भी ड्यूटी होनी चाहिए। तो देखो ठीक है ना, जितनी ड्यूटी कर दी उतनी ठीक है, इन फ्यूचर क्या करेंगे हम, और बढ़ा देंगे उसको, तो बाद में के लिए भी कुछ रखते हैं। तो हालांकि क्रिटिसिज्म ऐसे हमें काउंटर करना है हर क्रिटिसिज्म को, कि भले ही इसमें कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन पहले उतना सीख जाएं, उतना सीख जाएंगे फिर और बढ़ा देंगे ड्यूटीज, है ना। तो इसलिए जितनी है बेटर है। अगला है सम ऑफ ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड कॉमन मैन। अब ये बोलना चाह रहा है कि कुछ ड्यूटी ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है इसके अंदर। जैसे कि बोलना चाह रहा है कि भैया कंपोजिट कल्चर को बना के रखना है, साइंटिफिक टेम्पर को बना के रखना है। तो बोल रहा है कि कॉमन मैन के समझ में आएगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कॉमन मैन को समझ में आता है। तो वेग भी नहीं है, एम्बिगुअस भी नहीं है, लेकिन बस हाँ क्रिटिसिज्म के लिए लोग बोल देते हैं कि भैया वेग है या फिर एम्बिगुअस है, नहीं समझ में नहीं आ रही है, धुंधली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ईजिली समझ में आने वाली चीज़ें हैं। अगला है दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ क्रिटिक्स एज अ कोड ऑफ मोरल परसेप्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जस्टिसेबल तो है ही नहीं है, अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या करोगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं ना, किसी के अंदर जैसे इज्जत, रेस्पेक्ट की भावना हम लोग डरा के नहीं ला सकते कि भाई पनिशमेंट मिलेगी तो इसलिए पैर छूना है, पापा मम्मी की बात इसलिए मानेंगे कि पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए जस्टिसेबल नहीं रखा गया। सिटीजन हैं, उनका मन करेगा तो वो काम को करेंगे अपने आप, और अगर उनके दिल से अंदर से बातें आएंगी कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो सही चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अपने आप की जाएंगी। यानी डरा धमका के आप किसी को रेस्पेक्ट तो नहीं कर सकते हो, और ये बात रेस्पेक्ट वाली बात है, तो इसलिए हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। एक तरीके से जहाँ पे ये बात की जा रही है कि इसके लिए एक पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो रेस्पेक्ट है वो अपने आप मन से आएगी, ठीक है। तो जो चीज़ अपने आप आती है उसके लिए हम पनिशमेंट वगैरह नहीं रखते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज सुपरफ्यूबुलस। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें बात बोली गई है ना, सब कुछ सुपरफ्यूबुलस है, ऊपर ऊपर की बातें हैं, कुछ भी अंदर नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है, कंट्री के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी रेस्पेक्ट करना है, तो देखो ये तो हर चीज़ के लिए ही बोला था कि सुपरफिशियल है, ऊपर से इम्पोज किया गया है। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, धीमे धीमे चीज़ें ऐसे ही हमारे अंदर तक पहुँचती हैं। पहले हम उनको बोलते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, और जब वो लगातार चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं तो वो जुड़ जाती हैं। तो ये क्रिटिसिज्म भी उतना अच्छा नहीं है। द क्रिटिक्स सेड दैट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडेज ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन had reduced their value and significance. They should had been added after part 3, so they keep them on par with fundamental rights. अब देखो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि फंडामेंटल राइट के बाद लिखते तो ज़्यादा वैल्यू होती, या उसके पहले नहीं लिखा तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ऐसा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा बड़ा है, 22 पार्ट है इसके अंदर, तो हमने तो 22 अलग अलग पार्टों में अलग अलग चीज़ों को लिखा हुआ है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि फंडामेंटल राइट्स के बाद इसको जस्ट रखना चाहिए था, यानी डीपीएसपी से पहले रखना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल सही प्लेस है इसका, हमने डीपीएसपी के साथ रखा हुआ है। इसका मतलब हमारी कंट्री में पहले फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक दूसरे के लिए वो, जैसे हम लोग चीज़ों को देख रहे थे। तो ये जो क्रिटिसिज्म है कि थर्ड के बाद लिखना चाहिए, गलत है, क्योंकि थर्ड के बाद ही है वो, एक तरीके से फोर्थ ए में लिखा हुआ है, तो इतना भी वो चीज़ रॉन्ग नहीं है। और बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो पहले भाग में लिखा हो, फर्स्ट पार्ट में लिखा हो, या 22 वाले पार्ट में लिखा हो, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए एक तरीके से फॉलो करने लायक है और बेटर चीज़ है। तो पार्ट तो कभी मैटर करता ही नहीं किस पार्ट में लिखा हुआ है, तो ये क्रिटिसिज्म भी उतना मतलब सुटेबल नहीं है जिस हिसाब से बोला गया है। ये हो गया। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी से क्या होता है कि सिटीजन को अपना एक मालूम रहता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कि हमारे क्या राइट है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सिटीजन क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना है। दूसरा, अगर कोई गलत काम करता है, एंटी नेशनल काम करेगा, तो उसे वार्निंग मिलेगी, वही एंटी नेशनल काम करोगे तो ये कंट्री के अगेंस्ट है। तो ये चीज़ क्या बता रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अलावा इंस्पिरेशन वगैरह मिलती है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि हम दो तरह से चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमारे कंट्री का गोल्स क्या है, नेशनल गोल्स क्या है, और प्लस अभी तक फ्यूचर में हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए किन लोगों ने क्या क्या काम किए। तो ये भी इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। दूसरा, ये हमें ये भी बताते हैं कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स अगर जानने हैं, ड्यूटीज़ जाननी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, तो ये भी एक ड्यूटी हो गई हमारी कि भाई
कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है, और रेस्पेक्ट करनी तो हम लोग कभी ना कभी तो पढ़ेंगे उसको, तो जिससे हम लोग सीख जाएंगे कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सी ड्यूटीज़ हैं और कौन सा DPSPs है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज़ बोलता रहता है कि हमें जो भी लॉ बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको फॉलो करना चाहिए। तो एक तरीके से ये हमें बता रहा है कि क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग है और कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, जिसे हम बोल सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये भी एक इसका यूटिलिटी है या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। दे आर एनफोर्सेबल बाई लॉ एंड द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम। अब देखो एनफोर्सेबल बाई लॉ कैसे है, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर तरह का चीज़ जिसके लिए रूल बनाया हुआ है, जैसे कि मान लो कि राष्ट्रीय जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसको आप फाड़ नहीं सकते पब्लिकली, उसके लिए रूल बनाया हुआ है। अगर आपने पब्लिकली फाड़ दिया तो भैया पनिशमेंट तो मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन है कि पब्लिकली आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। सो दे आर एनफोर्सेबल बाई लॉ। अब ऐसा नहीं है पब्लिक के बीच में खड़े होकर आप फ्लैग को फाड़ रहे हो, जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है, इलीगल आता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब आगे ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बस ये बताना चाह रहे हैं कि HR गोखले एक पहले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करेंगे तो हम अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंट्री के हम लोग सिटीजन हैं, और हमारी तरफ से कंट्री के लिए जो हम कर सकते हैं, एक सिटीजन जो कर सकता है वो अपनी तरफ से कर रहा है। और इस तरीके से क्या डेवलप होगा, हारमनी, ब्रदरहुड, और साथ ही साथ हमारे मन में नेशनलिज्म की भावना डेवलप होगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मन में क्या होगा, एंटी नेशनल फीलिंग आएगी, है ना, राष्ट्र विरोधी बातें। और फिर राष्ट्र विरोधी फिर बाद में मालूम ही आप लोगों को एंटी नेशनल हो जाते हैं। फिर आगे इंदिरा गांधी ने भी समझाया कि भाई किस तरीके से हमने इसको ऐड किया। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि हमने कोई चीज़ ऐड की है तो क्यों की है, तो वो सिंपल सा बोलेगा कि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये भी वही बोल रहे हैं कि हम लोग इससे क्या करेंगे, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और डेमोक्रेसी को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरी चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, इससे ये भी फ़ायदा होगा कि कंट्री के अंदर ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने के साथ साथ कंट्री की डिग्निटी और यूनिटी को बढ़ाने वाले होंगे। तो वही चीज़ है ना। इतना कुछ खास कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता यहाँ से। थोड़ी बहुत गवर्नमेंट वगैरह के बारे में जानना हो आपको तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जब 1976 के बाद गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई जब वहाँ पे PM बने तो उन्होंने थोड़ा कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचा, लेकिन वही है 1978 में जो 44 अमेंडमेंट किया गया था वो बस अमेंडमेंट बना लेकिन पास नहीं हो पाया, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो उसके अंदर पास नहीं हो पाई हैं। तो ये उसके बारे में ही बताना चाह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो यहाँ पे थी वो कुछ उनको डिज़ायरेबल या फिर उनको एक तरीके से चेंज करने की बात की जा रही थी, लेकिन उतना हो नहीं पाया। तो इतना हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस आपको जो ऊपर वाली चीज़ें ध्यान रखनी थी वो हो गई। बस मन करे तो पॉलिटिकल फॉर्म में ये पढ़ लेना। और बाकी मैंने आपको बोला था एक प्रधानमंत्री वाला सीरियल देखने के लिए, देखा किसी ने? हाँ जी, नहीं देखा, कोई बात नहीं। तो वो कभी भी देखोगे तो आपको ये पूरी, अरे मिल तो जाएगा, मिलेगा क्या नहीं, मिलेगा तो है ना। संजी नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर थोड़ी ना है वो, एक तरीके से हमारा वो है, एक्टर है एक, क्या नाम है उसका, राजीव कपूर है, क्या नाम है, हाँ कभी मतलब कभी भी देख लेना, ऐसे कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री करके आता है और जो एंकर ही मानो आप उसको, है ना, एंकर है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ यार, कुछ कपूर है वो, नाम ध्यान है किसी को? मतलब आप इसको बस स्टोरी की तरह सुनिएगा, देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, पूरी फीलिंग आ जाएगी इंडियन पॉलिटिक्स की। और जैसे तो हाँ ये रहा ना, देखो है, ये मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। ये बस इसलिए है कि पॉलिटिक्स आपको समझ डेवलप करने के लिए, कि आप लोग एक बार समझ जाओ कि पॉलिटिक्स क्या सी चीज़ होती है और क्या कैसे कर रहे होते हैं लोग। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, बस दिखा इसलिए ऐसे, मतलब बस ऐसे ही कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पॉलिटिक्स को पढ़ने के अंदर।
ये वाला है ना, ये सारे एपिसोड दिए हुए हैं। ये वहां से दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने की बात की जा रही है। इसमें भी देखो स्टोरी भी दी हुई है, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, तीनों की। तो मैंने पढ़ा था ना आपको, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इसमें आपको पूरी स्टोरी मिलेगी कि कैसे हरी सिंह कैसे भागेगा, वो रात को सोते टाइम अपनी गन दे देगा उसको, अपने प्रधानमंत्री मतलब अपने जो चीफ होता है ना उसको, कि मैं गोली मार देना अगर नहीं आ पाए इंडिया वाले लोग। तो यहाँ पे वो जूनागढ़ की भी स्टोरी मिलेगी आपको, जहाँ पे वो मैंने किंग बताया था, राजा कुत्तों की शादी कराई थी, भाग गया था, फिर वाइफ छोड़ गया था यहाँ पे, वो सब चीज़ें है ना, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, विजिबल हुआ कि नहीं हुआ आपको स्क्रीन? दिख गया था ना? ठीक, ठीक है, ओके। तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे मतलब स्टोरी के फॉर्म में मिलेगा, इससे बस इंटरेस्ट जगेगा आपका कि हाँ यार पॉलिटिक्स में कैसे कैसे चीज़ें रही होगी। और काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, और वो भी चीज़ें बताई हुई है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे बी आर अम्बेडकर नाराज हो गए, कैसे इंदिरा गांधी पावर में आई, ठीक है, कैसे वो जनता। हाँ, संविधान भी सीरीज भी है उसमें। मतलब ये मान लो 70% के आसपास तो बातें सही है ही। मतलब यूपीएससी में लिखने लायक नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको। ये सिर्फ ये क्या है, इंटरेस्ट जगाने के लिए, आपको पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर करने के लिए। कई बार चीज़ें होती है ना, हम लोग सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहते हैं, हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये थोड़ी स्टोरी पढ़ लोगे ना, मतलब सुन लोगे, कभी ऐसा करना है डबल स्पीड चला लेना, कभी बैठे बैठे सुन लेना आते जाते, तो आपको अपने आप ये स्टोरी की वैसे भी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, वो तो मन करे तो देख लेना वीडियो, है ना, नहीं तो स्टोरी के फॉर्म में भी सुन सकते हो आप। तो डबल स्पीड से चलाया और पूरी की पूरी कहानी समझ ली, तो मान लो कोई चीज़ 1 घंटे की तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा अपने। उससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, क्या सोचा गया होगा, क्यों केशवानंद भारती ऐसे उठकर आ गए, क्यों इंदिरा गांधी ऐसी स्ट्रॉन्ग पीएम पहले थी कि नहीं थी, के कामराज कौन है, आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस फाउंडेड हुआ, किस तरीके से कांग्रेस ने कंट्री को चलाया, कैसे जनता पार्टी बनी, फिर कैसे बीजेपी बन रही है, ठीक है, उनके पीछे अभी हम बैकएंड में क्यों बोलते कि हिंदुत्व पार्टी है, ऐसा क्या कारण था, वो सब कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। और बढ़िया है, मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। हालांकि उतनी क्लैरिटी और ट्रुथ नहीं होगा, लेकिन 70% सच्चाई है ना, 70% के आसपास सच्चाई है। अगला देखो, वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशंस क्या बोलती है। हाँ जी, देखो, हाँ एक तरीके से मान सकते हो आप, कंट्री को तोड़ने वाली बातें करी, उसके लिए रूल बना दिया फिर कि भाई इसकी ज़मीन हम ले लेते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, गलत काम किया है। अब ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ हमें राइट मिलता है, गवर्नमेंट को राइट मिलता है कि ऐसा कर सकती है, उसके लिए सीआरपीसी और है अपने यहाँ पे कानून संहिता, तो उसमें वो कानून बना देते हैं कि ये कानून हो जाएगा आपसे, इस तरीके से। तो ये चीज़ तो हाँ जी बोलिए। बिल्कुल ड्यूटी तोड़ी, बिल्कुल ड्यूटी। तो जिसमें गवर्नमेंट तो खैर कैसे भी घुमा के ला देती है, लेकिन मान लो कि डीपीएसपी और ड्यूटीज इनको भी ब्रेक किया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ये एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट। आगे देखो, वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशंस। द वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन 1999 में आई है, आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसने क्या बताया कि भाई कुछ चीज़ों के लिए लीगल प्रोविजन बना दिया। अब हम उस बात पे आते हैं जो अभी बात बोली गई थी, है ना, कि लीगल प्रोविजन क्या है, कि देखो सारे की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज तो एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब न मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ड्यूटीज तो कर दी कंपलसरी कि अगर नहीं मानी तो कुछ ना कुछ उनके साथ हो सकता है, नहीं एक्शन लिया जा सकता है उनके ऊपर। क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। अगर किसी ने भी कंट्री की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, इंसल्ट की उसको, प्रिवेंट डिसरेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि कोई भी इंसान इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, क्राइम है, इट इज अ क्राइम माना जाएगा एक तरीके से। द वेरियस क्रिमिनल लॉज इन फोर्स प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर एनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन। दूसरी बात बोली कि अगर कोई भी लोगों के बीच में दुश्मनी, बैरभाव बढ़ाने में को प्रमोट करता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है।
अगला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू द कास्ट एंड रिलीजन। और कोई भी इंसान, वो बोलते हैं ना दंगा भड़क गए जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, तो अगर कोई करवाता है ऐसे काम तो उसको भी क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। द इंडियन पीनल कोड IPC डिक्लेयर द इम्प्यूटेशन एंड असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई मन में पहले से ही प्रिजुडिश लेके आया है, प्रिजुडिश यानी पूर्व भावना लेके आया हुआ है किसी भी तरीके से कंट्री को तोड़ने जोड़ने, मतलब वो सब कुछ करने के लिए ऑफेंसेस माने जाएंगे वो, कि मान लीजिए कोई भी कंट्री के अगेंस्ट स्लोगन देता है, कोई भी भड़काऊ भाषण देता है, तो वो भी इस तरीके से क्रिमिनल केसेस के अंदर माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट मिलेगी अगर आइडेंटिफाई होके प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने ऐसा काम किया। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी की जा रही है, 1967 में इसके लिए भी रूल बनाया गया, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ग्रुप बनाकर कुछ भी करना, सब कुछ क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आया, इसमें प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिस। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है करप्शन वगैरह करता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी बेसिस पर, वही कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज, इन बेसिस पर अगर कोई एनिमिटी क्रिएट करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। ये वो चीज़ थी जिसमें एक्शन लिया ही जाएगा। देन द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी कि ट्रेन में, एयरपोर्ट पे दुर्लभ तरह के कछुए पकड़े गए, है ना, कोई छिपकली लेके आ रहा है, कोई मछली लेके आ रहा है ना, पेपर अगर आपने पढ़ा हो कभी, करोड़ों की मछलियाँ पकड़ी जाती है, एक बार बहुत सारे कछुए कोई लेके जा रहा था जिंदा जिंदा, ठीक है ना, तो उनकी ट्रेड को इलीगल माना जाता है ना, जो भी एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज है उनके ट्रेड नहीं करोगे कोई भी। इसके अलावा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 चेक्स इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज। यानी कहने की बात यह है कि कोई भी फॉरेस्ट वाली लैंड को नॉन फॉरेस्ट वाली एक्टिविटी को करने के लिए यूज में नहीं लेगा। अगर कोई भी ऐसा काम करता है कि कोई भी फॉरेस्ट वाली जमीन को नॉन फॉरेस्ट वाली एक्टिविटीज में इंक्लूड करते थे, बिल्डिंग बना लिया, शॉप बना लिया, मॉल बना लिया, कुछ और कर लिया, तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब गवर्नमेंट उसके लिए अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशंस थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो दो कमेटी हो गई जो फंडामेंटल जो ड्यूटी से जुड़ी हुई है, एक तो वर्मा कमेटी, दूसरी हो गई स्वर्ण सिंह कमेटी। दो, स्वर्ण सिंह ने रिकमेंडेशन दी थी, उससे आया, वर्मा कमेटी ने ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है, एक की रिकमेंडेशन है और एक की ऑब्जर्वेशन है। यस, वर्मा कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी याद रहेगी। बस ये हो गया हमारा चैप्टर। तो ये 9th चैप्टर कंप्लीट। 10th पर आइए। 10th अभी कराएं? हाँ जी बताएं। अरे हो ना आप लोग यहाँ पर, नहीं कराएं? ठीक है, तो देखो 9 तक पहुंच गए हम लोग। अभी थोड़ा बाकी है, उसमें थोड़ा कराएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो कराएंगे। अभी अभी इसकी बताओ। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट है, 9 चैप्टर हो गए हैं। आप लोग इसकी रीडिंग करिएगा, ठीक है, अगले 10 दिन के अंदर, है ना, आप मार्क कर लो। नेक्स्ट 10 डेज में हम लोग पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ये बुक पूरी की पूरी। और अब हम स्पीड अप भी करेंगे चीज़ों को। तो जो लोग मॉर्निंग में क्लासेस नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग में आ जाओ क्लास करने के लिए भी, है ना। ठंड वैसे भी अब शायद कम हो गई है, उतनी ठंड नहीं रही जितनी पहले थी, और 2-4 दिनों में कम हो जाएगी, ठीक है। और इवनिंग में भी अब क्लास जैसे जैसे होगी, मोस्टली हम लोग रखेंगे, एक आधे दिन का भी गैप होता है तो अलग बात है। तो आप आइए, वही तो बता रहा हूँ मैं, ये तो हमारा टारगेट है। टारगेट हमेशा हाई रखो, है ना। 10 दिन का सोचेंगे तो 15 दिन तो कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 चैप्टर तो कर लिया हम लोगों ने। अब कई सारे चैप्टर हमारे काम के भी नहीं है ना, कई चैप्टर में छोड़ने भी है जो हमारे काम के नहीं है। मतलब क्वेश्चन बहुत रेयर आता है तो उसको क्या है, बस कर रहा है। जैसे अब ये 10 है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, काम का नहीं है, ठीक है। तो ध्यान ये रखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमारे काम का नहीं है। क्या पढ़ना है इसमें? सिर्फ कि कुल मिला के आर्टिकल 368 में कुछ चीज़ें बोली गई है कि किसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा और किसको नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो अंदर देखो ना, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट,
सॉरी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, और स्पेशल मेजोरिटी बाय द स्टेट कंसेंट, और ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि इसमें सिर्फ इतना सा पढ़ना था हम लोगों को। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% लोग जो उस दिन प्रेजेंट हैं उसमें से 50%, सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, जितने भी उस दिन हाउस में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें काउंट करना है टोटल मेंबरशिप को। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 50% लोगों से अप्रूवल मिलेगा, तभी हम उसे क्या बोल रहे होंगे, स्पेशल मेजोरिटी। अगला क्या है, नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। मतलब पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उससे मैटर नहीं है, टोटल का 50% चाहिए होगा, और दूसरा स्टेट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल मेजोरिटी बाय द, मतलब स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, खत्म हो गया ये। फिर क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं पढ़ना है ना, क्रिटिसिज्म तो सब फालतू वाली बातें हैं, वो आप समझ ही जाओगे कि क्या क्या होता है। नहीं तो चैप्टर खत्म, देखो बस इतना सा चैप्टर है, मतलब ये खत्म ही हो गया। इसकी अब रीडिंग करना आप, और मेरे को बताना कि क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये हम बीच बीच में पढ़ेंगे बार बार कि किस तरीके से करते हैं, और कई बार आएगा ये स्पेशल मेजोरिटी। तो इसको आप बस एक बार रीडिंग कर लेना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। तो ये था 10 नंबर। अगला है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, ये भी अभी कराऊं। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो ना आप लोग? मतलब अब ऐसे चैप्टर हैं 2-2 पेज वाले, तो उनमें पढ़ने के लिए 2 पेजों में से 1 पेज भी नहीं है ना। और वैसे भी आप लोग वो बच्चे हो जो इंटेलिजेंट वाले मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना, कि जो लोग रैंकर बैच कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा खुद भी पढ़ेंगे अपने बेसिस पर। तो आप एक बार रीडिंग करना और फिर मेरे को बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं है इसमें, है ना, बहुत ही हल्की हल्की चीजें हैं इसमें। तो 10 तक हो गया हमारा। ये जो स्पेशल मेजोरिटी है, हाँ जी, इसमें टोटल मेंबरशिप का भी लिया जाता है, और जितने प्रेजेंट होते हैं उनका 2/3 भी लिया जाता है ना, बिल्कुल। और स्टेट्स, तो ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये स्टेट से रिलेटेड इश्यू होगा तो स्टेट से भी कंसर्न लिया जाएगा, उसमें स्टेट की विधानसभा से ही पूछा जाएगा, ठीक है, स्टेट की विधानसभा। और कोई मेरे से पूछ रहा था कि विधानसभा क्या होती है, विधानसभा स्टेट में होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट कंट्री में होती है। और स्पेशल में क्या होगा, पार्लियामेंट तो अप्रूव करेगी करेगी, उसको स्टेट से भी अप्रूवल कराया जाएगा, और स्टेट भी कितनी, 50% स्टेट से, मतलब 28 अगर हैं तो 28 में से 15 वाली, मतलब 15, हाँ 15 स्टेट उसको पास करेंगे ना, तब वो जाके रूल बनेगा। मतलब समझने वाली कोई चीज नहीं है उसके अंदर, बस एक बार रीडिंग करोगे आप समझ में आ जाएगी आपको। बस ये 3 तरह की इशू होती है अप्रूवल। नहीं नहीं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता ना, इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनाएगा। ये तो क्या है ना, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी ऐसे अभी हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, अभी हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, फिर हम पढ़ेंगे पीएम, ठीक है, तो उसमें ये अपने आप ही इनबिल्ट है, उसके अंदर भी हम लोग दोबारा से पढ़ रहे होंगे, तो अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस चीज की। 10वें चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ, 10th नंबर वाले के लिए, ठीक है ना, ऐसे 10th और 11th के लिए, कि इनको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले तो थे ही नहीं, ये तो अभी ऐड किए गए हैं। पहली वाली बुक में था ही नहीं, क्योंकि बीच में अपने आप ही आ जाता है वो और चैप्टर हो गया, ठीक है ना। बस, तो ये 10 तक हो गया हमारा। अगली क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों की, और हिंदी तो चल रहा है, वो चल ही रहा है। और अपनी अपनी पढ़ाइयाँ बढ़ा दो, स्पीड है ना, मेरी भी तबीयत ठीक होने आ गई है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ। हाँ जी पूछिए। हाँ जी पूछिए पूछिए। हाँ जी, हाँ हाँ, मोस्टली चाहिए प्री, और देखो प्री और मेंस में सिलेबस डिफरेंट नहीं है। प्री और मेंस में सिर्फ इतना सा मानिए आप कि वर्ड हिस्ट्री प्री में नहीं आती है, मेंस में आती है, ठीक है, एथिक्स जो है वो मेंस में आता है, लेकिन जो बुक बताई गई है ना वो दोनों जगह काम आएंगी आपकी, प्री और मेंस में, क्योंकि सिलेबस सेम है। जो चीज़ें प्री में पूछी जाती है वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जाती है, वही चीज़ डिटेल फॉर्म में कहाँ पे आती है, मेंस में आती है। तो जो बुक्स मैंने भेजी हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। कुछ बुक्स उसमें मैं और ऐड कर दूंगा, उस वहां से आप देख लो, आपको बाय करनी है बाय कर लो, नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे भी आप चाहो। क्या हिस्ट्री की 2 बुक स्पेक्ट्रम नहीं लिखी उसके अंदर, होगी यार। अरे
मॉडर्न पे फोकस करो, एंशियंट और मिडिवल तो वैसे भी कर लेंगे यार। एंशियंट और मिडिवल के लिए बुक मत पढ़ो, ठीक है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन के लिए पूरी बुक मत पढ़ो, ठीक है। मतलब हमें दिमाग से खेलना है ना, दिमाग से, ऐसे नहीं वो वाली मेहनत नहीं करनी है ना, जस्ट स्मार्ट वर्क करो। मिडिवल और, एक मिनट रुक जाओ, मिडिवल और एंशियंट के लिए अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आप ही का लॉस है। उसके लिए नोट्स पढ़ना जो पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, और पूछिए, कोई बोले था कुछ। हाँ, नितिन सिंघानिया, दोनों जगह आता है आर्ट एंड कल्चर तो, बिल्कुल। हाँ, देखो नॉर्मली तो ये मान लो आप कि करीब 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 6 के आसपास, मतलब 4 5 6 ये रेंज मानो। आप नाराज होगा तो 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो 6 आ जाएंगे। देखो आर्ट एंड कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ मैं आपको, कि देखो आर्ट एंड कल्चर जैसे मॉन्यूमेंट है, आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, डांस फॉर्म है आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, पेंटिंग है आर्ट एंड कल्चर में आती है। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं पढ़ रहे होते। जैसे हमने मुगल एम्पायर में पढ़ा, ताजमहल किसने बनवाया, है ना, ताजमहल का हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, हमने नूरजहां का भी पढ़ेंगे हम लोग, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। हम लोग रेड फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग औरंगाबाद के मकबरे के बारे में पढ़ेंगे, हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये चीज ही किस में आती है, आर्ट एंड कल्चर में भी आती है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो डिफाइन करना मुश्किल पड़ जाता है कि ये हिस्ट्री से है आर्ट एंड कल्चर से। तो बेसिकली ये समझ लो कि आर्ट एंड कल्चर है तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 4 5 क्वेश्चन आएंगे आगे, क्योंकि एक आध तो डांस के क्वेश्चन आते हैं, क्लासिकल डांस के, ठीक है, एक आध तो पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो है तो हमारे लिए काम की चीज। हाँ हाँ, देखो इकोलॉजी के ऊपर पॉइंट ये है कि इकोलॉजी 2 तरीके से पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन तो आते हैं बिल्कुल स्टेटिक, मतलब पूरा डेड पार्ट इन द सेंस जो चेंज नहीं होता, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ले लेता है जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। अब कोई बोलता है कि करंट से जुड़ा हुआ है तो इकोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, यूपीएससी 1 वर्ड वाले क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, वो देता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तभी क्लियर कर पाओगे आप जब आपने डेड वाला पार्ट भी पढ़ा होगा और करंट वाला भी पढ़ा होगा। तो इकोलॉजी से लगभग आपके मानो, मतलब ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी से मिलाकर करीब 15 क्वेश्चन आते हैं। अब वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है दोनों में, तो 15 का ये मान लो आपकी कम से कम 5 7 तो क्वेश्चन मान ही लो इकोलॉजी के। हाँ, सी सेट करा देंगे ना। सी सेट तो क्या है ना, हमने पर्टिकुलर पार्ट ले लिया है, उसकी भी क्लास होगी, है ना। रीजनिंग वाला पार्ट कर लिया है, मैथ वाला पार्ट बच रहा है सी सेट के अंदर, तो करा देंगे, है ना। उसमें वो इतना लेंदी पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं आपको, और वो हो जाते हैं इजीली, कराएंगे वो भी। वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है ना, कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी है बट उससे कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ता अपने पे, ठीक है। लेकिन कराई जाएगी, क्लास होंगी उसकी भी। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा मामला बिगड़ गया है ना, अभी ठीक हो रही है तबीयत, और 1 आध दिन दीजिए मेरे को, प्रॉपर में फिट हो जाऊंगा, फिर हम लोग सब कुछ फुल फ्लैश स्टार्ट कर देंगे चीज़ों को। और बताएं, तो मैंने बुक लिस्ट आपको भेजी दी है ना। तो बाकी वो वीडियोस जो हैं आप यूट्यूब पे वहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ भी बुक लिस्ट मिल जाएगी आपको, सामने लिंक दी हुई है, आपको अगर उसमें से लेनी हो तो आप वहाँ से क्लिक करके अमेजोन वगैरह से खरीद सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी चॉइस। और कुछ चाहिए हो तो बताइए। डन, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।